सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन के बारे में और निबंध लेखन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों कक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है और बहुत ही आसानी से हम इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना नहीं होता है। अपठित गद्यांश का मतलब है जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया। गद्यांश एक गद्य का अंश होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा 10-5 लाइनों का 10-1 लाइनों का वो होता है, गद्य होता है। उसमें हमें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते। परीक्षा में कुछ प्रश्न दिए होते हैं, अंत में गद्यांश के अंत में कुछ प्रश्न दिए होते हैं पेपर सेटर द्वारा, तो उनके हमें उत्तर देने होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसको हमें सबसे पहले बहुत ही शांति से, सरलता से इसको पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। उसके बाद में इसके हमें उत्तर देने चाहिए। विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेते हैं, चाहे समझ में आया या ना आया, और प्रश्न 1 का उत्तर लिख के यहाँ से 2 लाइनें ली, उत्तर लिख दिया। दूसरे का यहाँ से 2 लाइनें ली, उत्तर दे दिया। तीसरे का यहाँ से 2 लाइनें ली, यहाँ दे दिया। ऐसे हमें नहीं करना है। हमें पहले गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद उसको समझकर प्रश्न में क्या पूछा गया है हमें उसका उत्तर देना है। ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा जो इस गद्यांश में उत्तर नहीं है। मतलब गद्यांश में ही छांट के वो आपको उत्तर देने होंगे, गद्यांश से बाहर आपका उत्तर नहीं है। इसमें विद्यार्थी की समझ को जांचा जाता है कि एक विद्यार्थी कितने समय में कितना समझ पाता है, तो उसके लिए गद्यांश होता है। तो गद्यांश की कोई पूर्व नियोजित तैयारी नहीं होती, बस इसमें परीक्षा में आराम से हमें गद्य को पढ़ना है और उसके बाद में उसके उत्तर देने होते हैं। चलिए तो हम इस पहले गद्य को पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रश्न उत्तर हल करते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। हास्य विनोद यानी हंसी मजाक। मानव की स्वभावगत प्रवृत्ति यानी स्वभाव होता है, प्रवृत्ति कैसी होती है। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहने वाली प्रवृत्ति है। नेचर कैसा है, हास्य विनोद का है। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, कराहने वाला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाता यदि उसमें हास्य विनोद न होता। यानी हमारे जीवन में दुख ही दुख हो जाते। क्या हो जाते, कराहों का सिलसिला, आदमी करा रहा होता, आहें भर रहा होता और उसकी ज़िंदगी में दर्द ही दर्द होता। अगर क्या ना होता, हास्य विनोद, हंसी मजाक व्यक्ति के जीवन में न होता तो आदमी के जीवन में दुख ही दुख होता। हास्य लाखों दुखों की अचूक औषधि है। औषधि यानी दवा है। हास्य क्या है, लाखों दुखों की, चाहे कितने भी दुख हों उनकी एक ही दवा है, क्या है, हास्य। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। स्वास्थ्य का क्या मंत्र है, जो व्यक्ति जितना हंसता रहेगा, हंसी खुशी से रहेगा, वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। चिंताओं का पुलंदा क्या होता है, गठरी होती है। चिंताओं के पुलंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। यानी हम हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं किसी के साथ, हंसमुख स्वभाव रखते हैं तो चिंताएं भाग जाती हैं। कविता केवल हृदय का उद्गार है। कविता क्या है, हृदय का उद्गार है। हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं उसको हम प्रकट कर देते हैं। किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद यानी हंसी किसका है, रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। विनोद एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे शरीर और मस्तिष्क को क्या मिलता है, क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी उष्मा आ जाती है। मकर ध्वज बहुत फुर्तीला था।
मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मेरे में हंसी मजाक की प्रवृत्ति नहीं होती, विनोद की प्रवृत्ति नहीं होती। विनोद यहाँ हंसी मजाक को कहा गया है। विनोद की प्रवृत्ति नहीं होती तो मैं कभी का आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है कि यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। संतों ने क्या कहा है कि यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो क्या क्या करो, हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। यानी जो व्यक्ति मतलब सरल स्वभाव का हो, हंसी मजाक करने वाला हो, जिनमें जीवन में ज़्यादा चिंता नहीं करने वाला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी जो फोटो आती है वो जीवन भर क्या रहती है, मुस्कुराती रहती है। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं। क्यों? क्योंकि उससे फोटो अच्छी आती है। किंतु विधाता फोटोग्राफर यानी ईश्वर, विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर दुग्ध धवल चांदनी, दुग्ध यानी सफेद, धवल दुग्ध यानी दूध, धवल यानी दूध जैसी सफेद चांदनी छिटकनी चाहिए जिस मुख पर। यानी चांदनी की संख्या किससे दी गई है, हंसी की तुलना किससे की गई है? दुग्ध धवल यानी दूध रूपी सफेद रूपी चांदनी से की गई है। चाहिए जो जिस मुख पर दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना दे। यानी हमें हमेशा दुग्ध धवल चांदनी की तरह हंसते रहना चाहिए। हमारे मुख पर क्या रखनी चाहिए? मुस्कान रखनी चाहिए, तो अपनी छिटकनी चाहिए। वह अपनी स्वाभाविक आकृति को जिस मुख पर दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना दे। यानी काली रजनी का मतलब है अंधेरा, निराश। यानी व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा हंसमुख बने रहना चाहिए, वो अवसाद में नहीं रहना चाहिए। उसे क्या अधिकार है कि वो अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। यानी अपने जीवन को दुख में बना डाले, दुख के बारे में ही सोचता रहे। हमेशा व्यक्ति को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसमें ये पहले हमने आराम से पढ़ा, समझ के पढ़ा। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, हमें उनका जवाब अपनी भाषा में, ये गद्य जब समझ में आ जाएगा तो इन्हीं का उत्तर अपनी भाषा में हमें सोच समझ कर देना चाहिए। जैसे जीवन में हास्य विनोद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति की मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यक्ति के मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं, हास्य विनोद क्यों आवश्यक है? या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया। अब इसमें एक शब्द आया हास्य विनोद। हास्य और विनोद, हास्य विनोद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देखिए यहाँ हास्य विनोद, तो ये युग्म शब्द है। तो जैसे भाई भाई, माता पिता, भाई बहन भी हो सकता है यहाँ, दिन रात,
दाल रोटी, इनका सबका अपना, ये एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। माता के साथ पिता जुड़ा हुआ, दिन के साथ रात जुड़ी है, दाल के साथ रोटी जुड़ी है। दाल का भी उतना ही महत्व है, रोटी का भी उतना ही महत्व, दिन का उतना ही महत्व है, उतना ही रात का महत्व। माता का जितना महत्व है उतना ही पिता का महत्व। भाई का जितना महत्व है बहन का भी उतना ही महत्व। हास्य का जितना महत्व है विनोद का भी। तो ये इनकी दोनों की समानता है। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? हम किसी एक को बड़ा नहीं कह सकते, एक को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। तो यहाँ द्वंद्व की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो हास्य विनोद में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। हास्य विनोद में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। हास्य हमें क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? हमें सुख शांति प्रदान करता है, चिंता मुक्ति पर हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हास्य में क्या? चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। उष्मा, उष्मा का क्या मतलब है? उष्मा का जैसे ऑप्शन दे दे, शांति, गुस्सा, गर्मी, शीतलता। तो उष्मा का मतलब है गर्मी। क्या मतलब है? गर्मी। ये तो वैसे हमें वैसे भी पता होना चाहिए। उष्मा का मतलब है जैसे आज उष्मा मिलते ही क्या हो जाते हैं? चीज़ गर्म हो जाती है। जैसे दूध दूध गर्म होता है तो उष्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। उष्मा का क्या अर्थ है? गर्मी। आगे, लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? यानी चाहे कितना भी दुख हो। अब इसमें हास्य लाखों दुखों की अचूक औषधि है। क्या है? हास्य लाखों दुखों की अचूक औषधि है। क्या है? हास्य किसे कहा गया है? हास्य है, यानी हंसी को लाखों दुखों की औषधि कहा गया है। अब ये गद्य हमने पढ़ा तो इन प्रश्नों के उत्तर इसी में थे। तो इस प्रकार हमें परीक्षा में भी सभी विद्यार्थियों को पहले अपठित गद्यांश को सही तरीके से पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। विद्यार्थी गलती करते हैं, बड़े बड़े उत्तर लिखते हैं। बड़े बड़े उत्तरों से कभी भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो सभी विद्यार्थी, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, बस इसका सीधा सा अर्थ यही है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए और प्रश्नों को समझकर उनके अपनी भाषा में उत्तर दिए जाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अपठित पद्यांश पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह है जैसे अपठित गद्यांश है। नमस्कार।